हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनालिसिस प्रैक्टिस सेशन में। आज हमारा फिफ्थ सेशन रहेगा जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा प्राचीन मध्यकालीन और ब्रिटिश भारतीय शिक्षा प्रणाली वह कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यदि आपने एनआईयूएस समरी वाली सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। अगर आप वो सीरीज देखने के बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन और अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं, आप ही का बेनिफिट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षण में मानव क्षमता का विकास क्या है? वॉट इज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल इन टीचिंग? यानी जब हम टीचिंग करते हैं तो किस तरह की पोटेंशियल ह्यूमंस का डेवलप होता है? ओनली इंडिविजुअल उद्देश्य यानी कि पर्सनल पर्पस, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि व्यक्तिगत उद्देश्य ही उसमें विकसित हो, वह खुद का ही विकास कर सके, या फिर उसके सामाजिक उद्देश्य भी डेवलप हो, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी डेवलप हो, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों हो, पर्सनल एंड सोशल दोनों हो, या फिर विशिष्ट उद्देश्यों, स्पेसिफिक पर्पस। देखिए, जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन का मेन उद्देश्य होता है कि दोनों ही तरह के उसमें ऑब्जेक्टिव्स या दोनों तरह की क्षमता उसमें डेवलप हो, एक व्यक्तिगत भी और दूसरी सामाजिक भी, पर्सनल एंड सोशल दोनों ही। पर्सनल का मतलब व्यक्ति की सेल्फ ग्रोथ होना चाहिए, और सोशल मतलब कि व्यक्ति की ग्रोथ कुछ इस प्रकार की हो, व्यक्ति का डेवलपमेंट कुछ इस तरह का हो कि वह समाज के अनुसार खुद को ढाल सके, समाज में उसका बिहेवियर डिजायरेबल हो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षा के उद्देश्य बच्चों को भविष्य के जीवन के लिए तैयार करना है। ये शिक्षा के उद्देश्य है कि बच्चे को भविष्य के जीवन के लिए तैयार किया जाए। इस तैयारी के तहत बच्चे को द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द फ्यूचर लाइफ। अंडर दिस प्रिपरेशन चिल्ड्रन, फर्स्ट, कुछ उपयुक्त व्यवसाय के बारे में बताया जाए। सम सुटेबल ऑक्यूपेशंस इज टोल्ड, मतलब सिर्फ कुछ व्यवसाय के बारे में बताने से तो काम नहीं चलेगा, तो मे बी ये तो रॉन्ग ही होना चाहिए। कुछ विशेष पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जाता है। सम स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी इज डन, ये भी मुझे नहीं लग रहा है कि सिर्फ कुछ को कराने से क्या हो जाएगा, क्योंकि जीवन में जब बच्चे को आप भविष्य के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या पता कैसी समस्या उसकी लाइफ में कब आ जाए। भविष्य में जीवन में होने वाले सभी प्रकार की कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करवाना, टू फेस ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज एंड सिचुएशंस इन लाइफ इन फ्यूचर। ये बात ठीक है कि भविष्य में होने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों, जितनी भी प्रकार की डिफिकल्टीज उसकी लाइफ में आ सकती, हम कोशिश करें कि सभी के लिए उसको सामना करना सिखा दें। तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी। डी और देख लेते हैं। एक सुखी विवाहित जीवन हेतु प्रशिक्षित करना, टू ट्रेन फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ। तो ये तो सिर्फ ऑप्शन बढ़ाने के लिए इंक्लूड कर दिया गया, इसका कोई सेंस यहाँ पर है नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है। यह कथन किसका है? मैन इज फ्री बाय बर्थ बट इज बाउंडेड एवरीवेयर बाय चेंस। हुज स्टेटमेंट इज दिस? बताइएगा ये किसका स्टेटमेंट है? अब्राहम मास्लो, रूसो, जॉन डीवी, या फिर किलपैट्रिक। तो ये स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है रूसो के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कुछ समझने का है नहीं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऐतिहासिक घटक का मूर्त रूप प्रदान करता है। यह दैनिक जीवन के लिए साधन है, स्थानों से संबंध है जिसमें लोग आदिकाल से पारस्परिक क्रिया करते हैं, और यह परिवार, स्कूल, स्कूली कक्षा और सामूहिक सभा के संदर्भ में विद्वान है। विच इज एम्बॉडीज फॉर द हिस्टोरिकल component. It is a means for daily life, is concerned with the place in which people interact since time immemorial, and it exists in the context of family, school classroom and mass gathering. देखो इसका जो आंसर है, अगर हम देखें, ऐतिहासिक घटक का मूर्त रूप प्रदान करता है। ऐतिहासिक घटक का मूर्त रूप हमें संस्कृति प्रदान करती है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर कल्चर होना चाहिए था। लेकिन ये दैनिक जीवन के लिए एक साधन है, दैनिक जीवन के लिए एक साधन जो है वह हमारी भाषा है, तो फिर इसका आंसर लैंग्वेज होना चाहिए। ये स्थानों से संबंध है जिसमें लोग आदिकाल से पारस्परिक क्रिया करते हैं। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सांस्कृतिक और भाषा दोनों ही होना चाहिए। और यह परिवार, स्कूली कक्षा, सामूहिक सभा के संदर्भ में विद्वान है, फिर भी इसमें कल्चर एंड लैंग्वेज दोनों ही होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरह से मतलब इसे क्रिएट किया गया कि इसका आंसर कल्चर भी हो सकता है और इसका आंसर लैंग्वेज भी हो सकता है, बिकॉज एम्बॉडीज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कॉन्क्रीट फॉर्म। ठीक है, मूर्त रूप प्रदान करता है मतलब कि कॉन्क्रीट फॉर्म प्रदान करता है। ठीक, अब कॉन्क्रीट फॉर्म जो होती है वो लैंग्वेज नहीं होती है, लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होती है। कॉन्क्रीट फॉर्म जो रहेगी वो वहाँ की संस्कृति रहेगी। ठीक है,
लेकिन अब इसका आंसर हम क्या टिक करें, तो इसका आंसर सी और डी दोनों ही सही है। कहीं इसका आंसर आपको डी मिल सकता है, कहीं इसका आंसर सी मिल सकता है। हालांकि मैंने इसका आंसर बी लगाया हुआ है, बी तो होगा ही नहीं, बी मतलब गलत टाइप है यहाँ पर। इसका आंसर या तो सी होगा या फिर डी होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में, एक दो क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको 100 में से एक क्वेश्चन मिलेगा मुश्किल से जिसका आंसर कुछ इस तरह का रहेगा, बाकी 99% क्वेश्चन सही रहते हैं। 25 है, सांस्कृतिक लेंस से विद्यार्थी के कार्य की समीक्षा करते समय शिक्षकों को बच्चे से संबंधित सांस्कृतिक समूह की प्रथाओं, समूह के इतिहास, विद्यार्थी के और सांस्कृतिक अपेक्षाओं, भूमिकाओं, लक्ष्यों, साधनों, नियंत्रण, व्यक्ति के पूर्वाग्रहों पर विचार करना चाहिए। When reviewing students' work from a cultural lens, teacher should consider the cultural groups, practices related to the child's, the group's history, the students' फिर blank है, culture expectations, roles, goals, resources, controls, prejudice and prejudice of the individuals। अब ब्लैंक में क्या आएगा, देखिए अगर हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहें कि यहाँ से कंप्लीट करते हैं, सांस्कृतिक समूह की प्रथाओं, समूह के इतिहास और विद्यार्थी के इतिहास। देखिए विद्यार्थी के इतिहास से तो कोई मतलब यहाँ पर होगा नहीं, स्टूडेंट्स की हिस्ट्री तो कुछ होगी नहीं, तो हिस्ट्री तो यहाँ पर अपना गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की संस्कृति, संस्कृति किसी एक विद्यार्थी की नहीं होती, तो स्टूडेंट्स कल्चर भी इसका आंसर नहीं हो सकता। कल्चर जो होता है पूरे समुदाय का या वहाँ के पूरे एरिया का होता है। अब बचा हमारा भाषा और धर्म, विद्यार्थी के भाषा और विद्यार्थी के धर्म। अगर हम सांस्कृतिक लेंस से विद्यार्थी कार्य की समीक्षा करेंगे तो वहां पर हम उसके धर्म की तरफ जाएंगे, उसके रिलीजन की तरफ जाएंगे, तो द स्टूडेंट्स रिलीजन जो है वो यहाँ पर आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए थे, भाषा भी, लैंग्वेज भी यहाँ पे एलिमिनेटेड हो जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्योंकि समूह की प्रथाएं, जो प्रथाएं होती हैं धर्म के हिसाब से चल रही होती हैं, उसके लक्ष्य, उसकी जो सांस्कृतिक भूमिकाएं, सांस्कृतिक अपेक्षाएं जो हैं वो धर्म के अनुसार ही चलती हैं, तो यहाँ पर भाषा का ऐसे कोई रोल रहेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, आजकल विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई रुचि नहीं है क्योंकि नाउडेज देयर इज नो इंटरेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज, चलो एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर शायद शिक्षा के विद्यार्थी हो गया, विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई रुचि नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन है। इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा एरर हो सकते हैं। व्यवसाय में बहुत पैसा है लेकिन जॉब भी तो एक तरह से सिक्योर है ना। शिक्षा बहुत महंगी ऐसा नहीं है, आजकल तो सब कुछ फ्री मिल सकता है, यदि आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, तो अपने लेवल पे थोड़ी मेहनत कर लो तो सब कुछ फ्री मिल जाएगा। जैसे अगर हम JSSB की बात करें तो या तो आप महंगे महंगे कोर्स खरीद सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पर जितना सारा फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है उसे यहाँ वहाँ से कंप्लीट करके पढ़ सकते हो। वे शिक्षा का भविष्य अच्छा नहीं मानते, दे डू नॉट कंसिडर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इज टू बी गुड। बच्चों को क्या पता कि शिक्षा में फ्यूचर है या फिर नहीं है। शिक्षा का मॉडल और पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं है, यह बात ठीक है। मॉडल एंड करिकुलम ऑफ एजुकेशन इज नॉट सुटेबल, ये कुछ इस तरह का करिकुलम बना हुआ है कि ये विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि शिक्षा एक तरह से बोझ है, स्टडी करना एक को वो अपने ऊपर वर्डन समझते हैं। ठीक, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, और यही कारण है कि बच्चों की इसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, लर्निंग का उपयुक्त अर्थ है, द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, ज्ञान को मन में बैठाना, टू इनकलकेट नॉलेज, ज्ञान को मन में बैठाना तो फिर वो रट्टे जैसा हो जाएगा। व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल ठीक है। जो आपकी लर्निंग क्या होती है, चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग, लर्निंग की परिभाषा यही है। व्यक्तिगत समाशोधन जैसा कुछ है नहीं है। कौशलों की प्राप्ति, ओनली स्किल्स को एक्वायर करना भी लर्निंग नहीं होता, लर्निंग होता है चेंज ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन, भी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और हितों पर अध्यापक का ज्ञान किस विषय के अंतर्गत आता है, द टीचर्स नॉलेज ऑन द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम्स अंडर विच प्रोजेक्ट। देखिए विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और हितों पर ध्यान, ये आ गया भाई एजुकेशन में। अब एजुकेशन की फिलोसफी रहेगी, एजुकेशन की साइकोलॉजी रहेगी, एजुकेशन की सोशियोलॉजी, या फिर एजुकेशन की पॉलिटिकल एजुकेशन। पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजी तो बिल्कुल नहीं रहेगी, तो ये दोनों तो हट गए। हम जब पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, CDP पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और इसके साथ साथ हम एक चीज पढ़ते हैं साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, फिर इसके साथ हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं थोड़ी बहुत। तो ये किससे जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है शिक्षा के मनोविज्ञान से, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य अनुभव का अर्थ क्या है,
वर्क एक्सपीरियंसेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन मीन्स, वर्क एक्सपीरियंसेस या आपने वर्क एजुकेशन नाम सुना होगा, जिसमें कार्य शिक्षा की बात करते हैं। कार्य शिक्षा को करिकुलम में ऐड करने का मेन उद्देश्य क्या था, अगर हमें वो पता है तो हम इसका आंसर कर सकते हैं। कार्य अनुभव का अर्थ क्या है, ग्रामीण उत्पादकता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर रूरल प्रोडक्टिविटी, ये इसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। नए सामाजिक क्रम के लिए शिक्षा, ये भी नहीं है। एजुकेशन फॉर द न्यू सोशल ऑर्डर, औद्योगिक और शिल्प विज्ञानी विश्व का अनुभव, ये भी कुछ इतना, मतलब ये ऑप्शन ऐसे हैं कि हमें कंप्लीटली इसके लिए नहीं ठहरा सकते। एक्सपीरियंस फॉर द इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, इसके अलावा भी चीजें हैं ना, उनको कहाँ रखेंगे हम। व्यावसायिक पाठ्यक्रम की ओर अभिमुखता के लिए शिक्षा, बिल्कुल ये था इसका उद्देश्य। एजुकेशन फॉर ओरिएंटेशन टूवर्ड्स वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज के लिए बच्चे उसकी तरफ उन्मुख हो, उसके बारे में जाने। वर्क एक्सपीरियंसेस बच्चे को अगर स्कूल में ही मिल जाएगा तो काफ़ी चांसेस है कि जैसे ही वे स्कूल से बाहर जाएगा वे अपना कुछ स्टार्ट कर पाएगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जॉब कंज्यूमर है, जॉब प्रोड्यूसर नहीं है। ठीक है, हम कुछ ऐसा काम नहीं करते जिससे जॉब प्रोड्यूस हो, हम बल्कि ऐसा काम करते हैं जिससे हम जॉब को और कंज्यूम कर लेते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 29 है, अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा प्रतिपादित की थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपलसरी एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, लास्ट क्लास में सेम क्वेश्चन आया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपलसरी एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो उसका आंसर था श्री गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बिल्कुल बात करी है कंपलसरी एजुकेशन की इंडिया में, लेकिन यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन में ही नहीं है। तो या तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, या फिर हम इसमें मिस्टर अरविंदो की तरफ यानी श्री अरविंदो की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे, धर्मगुरु थे। इन्होंने भारतीय ज्ञान विज्ञान योग को पूरे विश्व में पहुंचाया है। तो हम एक ही तरफ जा सकते हैं, बट इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 31 है, विद्यार्थी का भावात्मक समावेशन में प्रभावी है। द अफेक्टिव इंक्लूजन ऑफ द स्टूडेंट इज इफेक्टिव इन, व्यक्तिगत निर्माण में, इंडिविजुअल ग्रोथ में, कक्षा निर्माण में, क्लास टीचिंग में, अनुशासन में यानी डिसिप्लिन, या फिर उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। भावात्मक समावेशन यानी उसका इफेक्टिव इंक्लूजन, इफेक्टिव इंक्लूजन से बच्चे की इंडिविजुअल ग्रोथ भी होगी, क्लास टीचिंग भी होगी, एंड डिसिप्लिन में भी रहेगा बच्चा, तो इन सभी में ही प्रभावी रहेगा, क्लास टीचिंग भी बेहतर हो पाएगी उससे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षा की डोल्टन प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी। डोल्टन सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन इज डेवलप्ड बाय मॉन्टेसरी, जॉन डीवी, हेलेन पार्करस्ट, या फिर टी रोमैन। तो डोल्टन प्रणाली हेलेन पार्करस्ट के द्वारा दी गई थी, जिसमें बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाता था, बच्चे अपने हिसाब से काम करते थे, बस उन्हें टाइम बाउंडेशन दी जाती थी कि इतने टाइम के अंदर कुछ भी हो सकता है। वह टाइम एक दिन का हो सकता है, एक घंटे का हो सकता है, एक सप्ताह का हो सकता है, इस टाइम के अंदर आपको एक टास्क कंप्लीट करना है। ये लोअर क्लासेस के लिए बिल्कुल नहीं थी, ये मिडिल एंड हायर क्लासेस के लिए थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोल्टन प्रणाली कभी भी लोअर क्लासेस में अप्लाई नहीं की जाती, इसको हमेशा मिडिल और हायर क्लासेस में लागू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। 33 है, वैदिक कालीन भारत में विद्यालय प्रणाली का पहले किस रूप में जाना जाता था। तो ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, हम इन्हें गुरुकुल के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, द्विध्रुवीय शिक्षा प्रक्रिया का विचार किसने प्रतिपादित किया। हु प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ बाइपोलर एजुकेशन प्रोसेस। बाइपोलर एजुकेशन प्रोसेस किसने दिया है, सर जॉन एडम ने दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। इन्होंने बोला कि दो लोग होते हैं, एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है जिससे टीचिंग होती है, लर्निंग होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, अनौपचारिक शिक्षा संबंध निम्न में से कौन से सत्य है। अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसका एक निश्चित लक्ष्य है, इट हैज अ डेफिनेट गोल। ये जो है ये आपका जुड़ा हुआ है फॉर्मल एजुकेशन से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एफ बना देता हूँ, ये आपका फॉर्मल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, यानी कि औपचारिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसमें एक संगठित संस्था शामिल है, ये भी आपका फॉर्मल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। इसमें शिक्षण की एक निश्चित विधि है, यह भी आपका फॉर्मल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। ये अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपका नॉन फॉर्मल से जुड़ा हुआ है। नॉन फॉर्मल का मतलब क्या होता है, अनौपचारिक जैसे हम बोलेंगे। नॉन फॉर्मल का मतलब होता है कि आप
किसी एक स्कूल में जाकर नहीं सीख रहा है। जैसे जब हम पेरेंट्स के माध्यम से, दोस्तों के द्वारा ऐसी ऐसी हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हम रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो ये सारा अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से जाता है। हम यहाँ पर कॉन्शियसली किसी एक चीज पे फोकस करके नहीं सीख रहे हैं, हम बस लाइफ में लोगों के साथ रहते हैं और रहते रहते ही सीख जाते हैं। तो ये अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराता है। एक बात और मैं बता दूं, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले जिनके आंसर बुक्स में अलग हो और इसमें अलग हो। मैं अलग डिस्कस करा रहा हूं, तो मैं उस क्वेश्चन पे थोड़ी सी रिसर्च करके, रिसर्च मतलब उनके थोड़ा बहुत आंसर देख दाख कर फिर लेकर आता हूं, तो मेरे आंसर्स को आप बिल्कुल सही ठहरा सकते हो। बुक में कुछ टाइपिंग एरर की वजह से या फिर अदर रीजंस की वजह से एक आध आंसर गलत हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से किस शब्द का अर्थ है प्रशिक्षित करना? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स ट्रेन? एजुकेटम, एजुसियर, एजुकेयर या फिर एग्रेस? राइट आंसर रहेगा इसका एजुकेटम। जो एजुकेटम वर्ड है इसका मतलब होता है प्रशिक्षित करना, ट्रेन करना। निम्नलिखित में से किस शिक्षाविद ने किंडरगार्टन प्रणाली के उद्भवकर्ता का श्रेय दिया जाता है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये, तो ये इसका श्रेय जाता है हमारे फ्रेडरिक फ्रोवेल को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किस विचारक ने इंडियन फिलोसफी पुस्तक लिखी? विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स रोट द बुक इंडियन फिलोसफी? दौलत सिंह कोठारी, प्रोफेसर यशपाल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर गिजुभाई वधेका? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये बुक लिखी गई है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु कौन से विचारक थे? सुकरात, प्लेटो एंड एरिस्टोटल वर थिंकर्स। रोम, ग्रीस, आयरिस या फिर नन ऑफ दीज? तो सुकरात, प्लेटो एंड एरिस्टोटल जो थे वे ग्रीस फिलोसोफर थे या ग्रीस विचारक थे, यूनानी विचारक हम इन्हें कह सकते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, गैर औपचारिक शिक्षा के मामले में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नोट बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन? ये अध्येता उन्मुख होती है, इट इज लर्नर ओरिएंटेड, बिल्कुल ठीक बात है। जो नॉन फॉर्मल है वह लर्नर ओरिएंटेड होती है। परीक्षण उन्मुख हो ये होती है, तो इनमें टेस्ट पर इतना फोकस नहीं होता है इसमें, तो ये तो आपका फॉर्मल की तरफ चला जाएगा। ये लाइफ ओरिएंटेशन होती है, बिल्कुल ठीक बात है। एंड ये आवश्यकता उन्मुख होती है, ये भी ठीक है, ये भी आपका नॉन फॉर्मल का है। और ये लर्नर ओरिएंटेड होती है, ये भी आपका नॉन फॉर्मल का है। ठीक है, एन एफ कर देता हूँ, मतलब नॉन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तो आपका कौन सा बचा? इट इज टेस्ट ओरिएंटेड। टेस्ट ओरिएंटेड जो विशेषता है वह गैर औपचारिक नॉन फॉर्मल की नहीं है, वह विशेषता होती है आपकी फॉर्मल एजुकेशन की। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या बताया था इसका, एक मिनट। ठीक ठीक, अनौपचारिक, अनौपचारिक आपका नॉन फॉर्मल नहीं होता, ये आपका इनफॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये नॉन फॉर्मल ये क्या आएगा यहाँ पे? इनफॉर्मल आएगा। और जो गैर औपचारिक होता है उसे नॉन फॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षा नीति शिक्षा के आधार पर निर्धारित होती है। एजुकेशन पॉलिसी इज डिटरमाइंडेड ऑन द बेसिस ऑफ? तो शिक्षा नीति हमेशा जो एजुकेशन के टारगेट होते हैं यानी जो लक्ष्य होते हैं उस पर आधारित होती है कि क्या हमारे लक्ष्य हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए हम शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसीज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में स्कूल प्रणाली वैदिक काल में के प्रणाली के रूप में आरंभ हुआ? द स्कूल सिस्टम इन इंडिया स्टार्टेड इन द वैदिक पीरियड एज गुरुकुल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, इस कृत्रिम शिक्षा के विरुद्ध वास्तविक आंदोलन के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? द रियल मूवमेंट अगेंस्ट द आर्टिफिशियल एजुकेशन स्टार्टेड अंदर? देखो ये प्रारंभ हुआ था रूसों के नेतृत्व में। अब रूसों के नेतृत्व में कैसे प्रारंभ हुआ? क्योंकि जो रूसों थे वो थे आपके प्रकृतिवादी, और जो प्रकृतिवादी है वो ये बोलते हैं कि एजुकेशन जो होना चाहिए वो नेचुरल एनवायरनमेंट में होना चाहिए। तो और यहाँ पर बात चलिए आर्टिफिशियल एजुकेशन के विरुद्ध, तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करेगा उसी ने ही आर्टिफिशियल एजुकेशन के विरुद्ध जो मूवमेंट है वो स्टार्ट करा होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। 43,
उत्पत्ति के अनुसार एजुकेशन लैटिन भाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे निकला है? अकॉर्डिंग टू जेनेसिस, एजुकेशन अंडर लैटिन वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? एडुकेयर, एजुशियर, एजुकेटम या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑल ऑफ द एबव, इन सभी में से ये निकला हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षा की एक प्रक्रिया जो एक सटीक तरीके से पाठ्यक्रम सीमित और परीक्षोन्मुख है इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन विच इज करिकुलम लिमिटेड एंड टेस्ट ओरिएंटेड इन अ प्रिसाइज मैनर। जो सटीक तरीके से पाठ्यक्रम तक सीमित है, करिकुलम लिमिटेड है, जिसका मतलब करिकुलम पर ही डिपेंडेंट है। जो टेस्ट ओरिएंटेड है, तो टेस्ट ओरिएंटेड कौन सी होती है? हमारी औपचारिक शिक्षा होती है, जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है वो होती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अनौपचारिक शिक्षा को इनफॉर्मल बोलते हैं और गैरचारिक को नॉन फॉर्मल बोलते हैं, याद रखिएगा। डिस्टेंस का इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। 46, शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार किसके द्वारा विकसित किया गया? द आइडिया ऑफ बाइपोलर प्रोसेस, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है मतलब DSSB में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए दो बार आ गया। सर जॉन एडम ने इसके बारे में बोला है। 47 क्वेश्चन है, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के द्वारा चलाई गई है। ट्राइपोलर प्रोसेस जो दिए वो दिए जॉन डीवी ने। इन्होंने बोला टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और एक आपका करिकुलम होता है, या फिर हम इसे सिलेबस बोल सकते हैं, या फिर हम इसे इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। इन तीनों के बीच में इंटरेक्शन होता है तब लर्निंग होती है, ठीक है, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिक्षा जीवनोन्मुखी है, जहाँ में बड़ी की मात्रा आएगी। एजुकेशन इज लाइफ ओरिएंटेड, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपकी होती है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है जिसमें हमें अनकॉन्शियसली ज्ञान प्राप्त होता है, भी आपकी लाइफ ओरिएंटेड होती है। तो 48 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, ट्रू एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। द ऑथर ऑफ द बुक ट्रू एजुकेशन इज अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंद। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, महात्मा गांधी जो है वो इस बुक के लेखक हैं। एक्चुअल क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, को पश्चिम विश्व को वेदांत का, भारतीय दर्शन और योग का परिचय कराने वाली शख्सियत समझा जाता है। हैज बीन कंसिडर्ड एज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन फिलोसफी ऑफ वेदांत एंड योगा टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। इसके आंसर दो लगते हैं हमें, एक अरविंद घोष और विवेकानंद। लेकिन अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो ये योगी थे, लेकिन ये शिक्षाविद नहीं थे। अरविंद घोष गुरु भी थे और एक अच्छे शिक्षाविद भी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, के दिनों में शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः अनौपचारिक होती थी। इन डेज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन वाज कंप्लीटली इनफॉर्मल, एंशिएंट, मॉडर्न, बोथ एंड भी। आज के टाइम पे तो जो एजुकेशन है वो टोटली फॉर्मल चल रही है, लेकिन प्राचीन टाइम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर शिक्षा पूर्णतः अनौपचारिक होती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंशिएंट। क्वेश्चन नंबर 52, जीवन का उच्चतम लक्ष्य भौतिक सफलता प्राप्त करना था। द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ वाज द अचीव मटेरियल सक्सेस। मटेरियल सक्सेस प्राप्त करना जो था वो था आपके जो रोमन थे, जो रोमनीस थे, इनका हाईएस्ट गोल ये था कि हमें मटेरियल सक्सेस मिले, यानी कि भौतिक सफलता मिले, धन दौलत पैसा इंडस्ट्री, इन सब में ये उलझे हुए थे। और जो यूनानी थे ये फिलोसोफर थे। तो जितने भी फिलोसोफर है वो सारे यूनान से देखने के लिए मिलेंगे आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, भौतिक सफलता प्राप्त करना मुख्य लक्ष्य था रोमियंस का। हालांकि बुक में इसका आंसर शायद अमेरिका वगैरह दिया हुआ है तो गलत है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 53 है, इस शताब्दी में व्यवहारवाद संकल्पना का उद्भव हुआ। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म इमर्ज्ड इन द सेंचुरी। देखिए दो चीजें हैं, एक प्रैग्मेटिज्म है और एक बिहेवियरिज्म है। अगर हम दोनों का हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो दोनों का ट्रांसलेशन व्यवहारवाद आता है, ठीक है। लेकिन जो प्रैग्मेटिज्म है, प्रैग्मेटिज्म जो इमर्ज हुआ था वो 1930-1940 के आसपास हुआ था। तो ये आपका 20th सेंचुरी में चला जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। प्रैग्मेटिज्म के बारे में पूछा गया, यहाँ पर बिहेवियरिज्म के बारे में नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, की अनुपस्थिति में कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। अ नेशन कैन नॉट प्रोग्रेस इन द एब्सेंस ऑफ। सामाजिक प्रगति, राजनीतिक, आर्थिक या तकनीकी प्रगति। अब ये क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि यार अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट अगर वीक है किसी भी राष्ट्र का तो वह
प्रोग्रेस नहीं कर सकता। मान लो किसी की सामाजिक सोशल प्रोग्रेस नहीं हुई है, वहाँ पर लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रहते, तो काफ़ी चांसेस हैं कि वह ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी वह ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर वह इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा वीक है तो भी वह ग्रो नहीं कर पाएगा। और आज के टाइम पे अगर उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तब भी वह ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को बेस्ट माना गया है, इकोनॉमिक का प्रोसेस। क्योंकि इकोनॉमिक प्रोसेस अगर उसकी ठीक है तो वो सोशल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में भी बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बल्कि अगर बताऊं तो इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए था, ऑल ऑफ द एबव, बट वो ऑप्शन यहाँ पर है नहीं है, तो सी की तरफ हम जा रहे हैं। 55 है, भारत में गुरुकुल प्रणाली वैदिक पीरियड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। इनको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं है। 56 है, अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नॉन फॉर्मल, नहीं इनफॉर्मल। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए क्योंकि ये ट्रांसलेशन में एरर हुई है यहाँ पर। अनौपचारिक का जब भी ट्रांसलेशन होगा वो इनफॉर्मल होगा, गैर औपचारिक का जब भी होगा वह नॉन फॉर्मल होगा। ठीक है, ये बात मैंने क्लियर कर दी है वीडियो के अंदर। इसका एक निश्चित लक्ष्य है, अनौपचारिक का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता है। तो ये आपका इनफॉर्मल नहीं है, ये आपका फॉर्मल में आ जाएगा। इसमें एक संगठित संस्था शामिल होती है, ये भी आपको फॉर्मल में गया। ऑर्गेनाइज्ड बॉडी फॉर्मल में होती है। निश्चित शिक्षण विधि, ये भी आपकी फॉर्मल में ही होती है। अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराता है, ये राइट आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये आपका इनफॉर्मल में होता है, ये प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है मतलब। 57 है, एक प्रक्रिया जिसमें बच्चों का ज्ञान, चरित्र और व्यवहार ढलता है और आकार लेता है, इज अ प्रोसेस इन विच चिल्ड्रंस नॉलेज, कैरेक्टर्स एंड बिहेवियर आर शेप्ड, आर टेकन बाय। इसे हम बोलते हैं शिक्षा। जब बच्चा एजुकेशन ले रहा होता है तब उसका नॉलेज, कैरेक्टर और बिहेवियर शेप हो रहा होता है, एक अच्छे आकार में ढल रहा होता है, अगर उसे अच्छी शिक्षा मिल रही होती है तो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, सभी समस्याओं के हल की ओर जाने वाला सबसे बृहद मार्ग शिक्षा है। शिक्षा की संकल्पना पर यह कथन किसके द्वारा कहा गया? ये और है, और नॉट और। Education is the wisest way to the solutions of all problems. This statement on the concept of education has been made by महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सर अरबिंदो या फिर अब्दुल कलाम आजाद। तो ये स्टेटमेंट कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, अध्ययन की प्रक्रिया जहां तक हो आनंददायक होनी चाहिए, श्रमसाध्य नहीं होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ स्टडी should be enjoyable as far as possible and should not be laborious. These are the words of आनंददायक हो शिक्षा, यानी कि उसमें बच्चों को शिक्षा लेने में मजा आए, बच्चे इसको एंजॉय करें, उन्हें ऐसा नहीं लगे कि एक तरह से बर्डन टाइप का है। ये स्टेटमेंट कहा है महात्मा गांधी ने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, शिक्षा का कार्य मानव को बचाना है जो एकीकृत है, इसलिए वे the function of education is to save human beings who are integrated and therefore they are। मानव को बचाना है, मुझे लग रहा है, एक मिनट में से चेक कर लेता हूँ कि बचाना ही है या फिर और कोई वर्ड है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 60 वो मुझे लग ही रहा था, यहाँ पर बचाना नहीं है, यहाँ पर बनाना है। एजुकेशन का काम है मानव को बनाना। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू मेक कह सकते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? ह्यूमंस को बनाना। हु आर इंटीग्रेटेड एंड देयरफॉर दे आर, इसलिए ये कैसे हैं? इसलिए ह्यूमंस इंटेलिजेंस है। कैसे इंटेलिजेंस? क्योंकि इंटेलिजेंस क्या कर सकता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वे शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, इंटेलिजेंट। किस दर्शन के अनुसार वासना एवं तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है? अकॉर्डिंग टू विच फिलोसफी लस्ट एंड क्रेविंग आर एट द रूट ऑफ मेंस प्रॉब्लम्स। तो ये जो बात कही गई, ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि वासना और तृष्णा जो है ये मनुष्य की प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का मेन कारण है। अगर ये चीजें हटा दें, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। अगर हम कहें कि बच्चों में कोई समस्या होती ही नहीं, उन्हें वो हमेशा खुश रहते हैं, इसी चक्कर में खुश रहते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं हम लोग इन सब में फंसते जाते हैं, जितना ज़्यादा इसमें फंसते जाते हैं उतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे चारों तरफ आ जाती हैं। तो ये बौद्ध धर्म में कहा गया है।
62 निम्न में से कौन अस्तित्ववादी है? Who among the following is existentialist? अरे बड़ा टंग ट्विस्टर वर्ड है। किलपैट्रिक, रूसो, सातरे, फ्रोवेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सातरे इसका होगा। रूसो प्रकृतिवादी है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। 63 निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंधित नहीं है? Which one of the following function is not related to school as a means of education? ज्ञान, मूल्य, रीति रिवाज आदि का संरक्षण, धार्मिक समस्या। देखो ज्ञान, मूल्य और रीति रिवाजों का संरक्षण ये विद्यालय का काम होता है। विद्यालय को चाहिए कि वे नॉलेज को संरक्षित करें, वैल्यूज दे, और जो वहाँ के जिस एरिया में स्कूल है वहाँ की जिस तरह के रीति रिवाज है उनको आगे बढ़ाएं। धार्मिक समस्याएं तो निश्चित मार्ग निर्देशित करना। देखिए रिलीजन से रिलेटेड जो भी रिलीजियस प्रॉब्लम है इनके लिए एक निश्चित मार्ग नहीं हो सकता है, और ये बताना स्कूल का काम भी नहीं है। सामाजिक विकास हेतु मार्ग निर्देशन बिल्कुल ठीक है। गाइडेंस फॉर सोशल डेवलपमेंट। भावी भूमिकाओं के निर्वहन हेतु बच्चों का सामाजिकरण, ये भी स्कूल का काम है कि बच्चों का सोशलाइजेशन बेहतर तरीके से हो ताकि वे अच्छा रोल वहाँ पे प्ले कर सकें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। धार्मिक समस्याएं तो निश्चित मार्ग प्रदान करना, ये कुछ स्कूल का काम है नहीं। 64 है शिक्षा के दर्शन को कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद से निकटता जताएगा? Which sect would draw the philosophy of education closer to Darwin's theory of evolution? डार्विन्स की थ्योरी जो है वह प्रयोजनवाद यानी कि किसी तरह की प्रयोजन पे तो वह थी नहीं, आदर्शवाद उसमें था नहीं, वह थी प्रकृतिवाद पर, नेचुरलिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। क्यों डार्विन ने बात किसी कही? प्रकृति की जिस तरह से इवेल्युएशन होता है, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, चीज़ें ग्रो होती हैं या चेंज होता है, जिस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक प्रजाति का समाप्त होना दूसरी प्रजाति का विकसित होना, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये सारा नेचर से जुड़ा हुआ है, तो ये नेचुरलिज्म से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। सी राइट आंसर रहेगा। 65 जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। जैनिज्म हो, वैदिक काल की बात करें, अगर हम भारतीय शिक्षा की बात करें तो भारतीय शिक्षा में मोक्ष होता था, उसी मोक्ष को यहाँ पर लिखा हुआ है मुक्ति, कि आपको संसार से मुक्ति मिल जाए, जीवन मरण के जो साइकिल चल रहा है इससे मुक्ति मिल जाए। ये अल्टीमेट गोल होता है हर एक एजुकेशन का, चाहे भी हमारा कोई सा भी रिलीजियन हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो ये हमारी क्लास कंप्लीट होती है, जिसमें हमने लगभग 45 के अराउंड क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन हम हिमांशी सिंह CDP वाली बुक से डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं, हालांकि मैंने टाइटल में उनका नाम दे रखा है, लेकिन फिर भी उन्हें अकल तो है नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। हिमांशी सिंह वाली बुक है, उससे डिस्कस कर रहे हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इंस्टा पर चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे 2-4 फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, वैसे बहुत कम है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।